वो किसान आंदोलन 2 मिनट में भगवंत मान, जैसे कहा जाता है कि शराबी टाइप मुख्यमंत्री, लिजलेजे मुख्यमंत्री, हताश और कमजोर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से चुनाव गंवा चुकी थी, उसने चुटकी में कैसे खत्म कर दिया। टिकैत का बयान देखिए, उसने कहा था कि हमसे थोड़ी सी चूक हो गई, हमको सीधे पार्लियामेंट पे हमला बोलना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों में क्या कॉमन आपको देखने को मिला। केजरीवाल, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? विदेशी महिला की चुप्पी। इनको बीच में केजरीवाल को वाराणसी भेज के उसको चुनावी हथकंडा भी अपनाया गया कि शायद इस रास्ते से वो उनको रोक लिया जाए, वो भी फेल हो गया। नमस्कार, कैसे हैं आप? फार्मर प्रोटेस्ट जिसने सालों राष्ट्रीय राजधानी को बंधक बना रखा था। राजधानी, देश की राजधानी को चारों तरफ से, हरियाणा के 2 बॉर्डर से, उत्तर प्रदेश के 1 बॉर्डर से मानो बंधक बनाया जा रखा था। देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला चलता रहा, जिस सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन साजिश के तंबू उखड़ने के बाद एक बड़ी टिप्पणी की थी कि आपका मौलिक अधिकार दूसरे के मौलिक अधिकार की अवहेलना नहीं कर सकता। सड़क पर बैठना कानून का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार तोड़ना है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कानून अपने इस ज्ञान को दबा कर रख लिया जब देश की राष्ट्रीय राजधानी को बंधक बना दिया गया, नेशनल हाईवेज को चौक कर दिया गया। शाहीन बाग तो दिल्ली के अंदर था, लेकिन ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी के तीनों बॉर्डर पर था। 2 बॉर्डर जो हरियाणा को जोड़ने वाले थे और 1 बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद इस सो कॉल्ड किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी गुंडागर्दी खुल करके हुई। देश के लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का अपमान किया गया और एक धार्मिक उन्मादी झंडा फहरा दिया गया। आईटीओ जो एक सेंसिटिव क्षेत्र है, वहां उत्पात मचाया गया। भारत की सरकार कुछ नहीं कर पाई। यदि सही कहें कि 11 साल में मोदी सरकार ने कहीं सरेंडर किया तो इसी मामले में किया। कानून जो संसद से पास था उसे वापस ले लिया। जिस मामले ने मोदी सरकार को, भारत की अब तक की सबसे प्रभावशाली सरकार, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार की चूल्हे हिला दी, वो किसान आंदोलन 2 मिनट में भगवंत मान, जैसे कहा जाता है कि शराबी टाइप मुख्यमंत्री, लिजलेजे मुख्यमंत्री, हताश और कमजोर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से चुनाव गंवा चुकी थी, उसने चुटकी में कैसे खत्म कर दिया। भारत सरकार कांपती रही, उसकी तमाम खुफिया एजेंसी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दे पाई, वो सच नहीं बता पाया। क्या खेल था ये? क्यों ऐसे हुआ? इतनी कराहती, कमजोर क्यों नजर आई भारत की सरकार उस किसान आंदोलन के सामने, जिसे केजरीवाल की टीम ने चुटकी भर में मसल दिया। यह मामला मुझे हमेशा चौंकाता है, तो मैंने सोचा इस पर एक गंभीर व्यक्ति से बात की जाए, और उसके लिए सुटेबल हो नहीं सकते थे आरएसएन सिंह साहब से बेहतर। रॉ के पूर्व अधिकारी, तमाम इस मामले में गंभीरता से बारीक नजर रखने वाले वो अधिकारी आज हमारे साथ हैं। तो आरएसएन सिंह साहब जुड़ते हैं और उनसे समझने की कोशिश आज करते हैं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का खेल क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। मनीष जी, आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज इस विषय पे कई और फोरम्स पे मैं गया हूँ और पता नहीं हर फोरम पर कुछ नई बात जहन में आती है। आपने सही कहा कि मैंने रॉ में अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन मैं आज जो विश्लेषण करने जा रहा हूँ, मैं अपने अध्ययन और अनुभव पे निर्धारित है ये। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग इतने दिन से बैठे हुए थे, 15 महीने से वो तमाम बातचीत चल रही थी, अपने प्रधानमंत्री साहब ने वापस ले लिए थे बिल। उन्होंने ये कहा था कि मैंने देश के हित में मैं लाया था इस बिल को और मैं देश के हित में वापस ले रहा हूँ। तो देश का हित क्या था उस समय वापस लेने की वो बात कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र क्या है।
उनको मालूम था कि ये कितना खतरनाक ये खेल खेला गया था, और लोगों को भी ये मालूम होनी चाहिए कि जब ये रिपब्लिक डे के दौरान जब इन्होंने लाल किले पर जब हंगामा किया, तो मनीष जी उस दिन अगर एक भी गोली चल जाती तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में क्या माहौल होता, और उसी की पूरी तैयारी की गई थी। और बड़े धैर्य से, बहुत कम लोग, हम और आप इतना धैर्य नहीं रख सकते, खास करके रिपब्लिक डे परेड हो, जब एक विदेशी आपका कोई चीफ गेस्ट आते हैं हर साल, इतनी बड़ी तैयारी होती है, और एक बार आपका रिपब्लिक डे डिसरप्ट हो जाए तो आप समझ जाओ कि दुनिया में क्या मैसेज जाता है इसका। तो पूरी तैयारी थी दिल्ली पर कब्जा करने की, और इस तैयारी में एक व्यक्ति जिसका बहुत बड़ा एक रोल था, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने तमाम जो ये लॉजिस्टिक्स सुविधाएं जो थी इन फार्मर्स को दिया। इनके लोग पानी, बिजली, वो तो खुद ही आप देखेंगे उस समय का फुटेज, तो हमने, हाँ, मैंने ये पानी दे दिया, इनको ये पहुंचा दिया, वो पहुंचा दिया, हमने इनके लिए अलग ये एक जगह रखा है आने के लिए, उनके लिए रिसेप्शन सेंटर बनाया, ये तमाम चीजें हो रही थी, ठीक है। और इसमें कुछ और लोगों को, टिकैत जैसे लोगों को भी है। और आप टिकैत का बयान देखिए, उसने कहा था कि हमसे थोड़ी सी चूक हो गई, हमको सीधे पार्लियामेंट पे हमला बोलना। ये तो मैं बात कर रहा हूं अभी की, ठीक है, 2022 में। आप 7-8 साल पीछे जाइए, ऐसा ही प्रयत्न अरविंद केजरीवाल ने 2014 के रिपब्लिक डे पर किया। और क्या किया था उसने? उसको स्थान मिला था जंतर मंतर या रामलीला, वहां से उठ के वो रेल भवन पे आ गया। बिल्कुल। और रेल भवन पर आके उसने वो पूरा रजाई और वो मतलब वो पूरे बेड्स वहां पे लगे हुए थे, और वो वहां से सुबह सुबह उठ के अपनी गंदी शक्ल लेके कहता था कि मैं पूरे देश को आह्वान कर रहा हूँ, यहाँ पे भारी भीड़ इकट्ठा हो जाए, ठीक है, और यहाँ थोड़ा हम सा मैं तय बता दूं करेंगे। व्यूअर्स को कि रेल भवन वो जगह है जो राजपथ, जो अब हम उसको कर्तव्य पथ कहते हैं, जहां पर हमारा परेड निकलता है, वो चंद कदमों, 50 कदम दूरी पर ही वो रेल भवन है जहां से राष्ट्रपति की बग्गी निकलती है। तो हाँ, क्लियर हो इसका मतलब, उसका इरादा क्या था? मुझे लगता है सिंह साहब ये बताना चाह रहे जी। हाँ, तो इनका इरादा था कि एक बार जब जैसा वो कह रहा था कि यहाँ लाखों लोग आएंगे, तो इनका था कि साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लेना, ठीक है। और उसने साफ कहा था साहब, उसने कहा था कि मैं इस रिपब्लिक में नहीं विश्वास करता, ये सब ये रिपब्लिक डे परेड ये फालतू की चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं, ऑल नो काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स ही मेड दैट टाइम। और आप देखोगे कि उस पूरे दौरान विदेशी महिला बिल्कुल शांत थी, जबकि वो शिंदे को खुद खुल के गाली दे रहा कि मैं तय करूंगा शिंदे कहाँ बैठेगा, इत्यादि इत्यादि। तो विदेशी महिला ऑल थ्रू इसमें चुप रही। इसमें प्रणब मुखर्जी साहब के पास आर्मी चीफ गए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे माहौल में कैसे होगा ये सब कुछ। तब प्रणब मुखर्जी ने इसको मैसेज भेजा, कहा कि तेरे को उठवा के फिकवा देंगे यहाँ से। तब ये जाके किसी तरह से ये खतरा टला। और इनका वही था कि जैसे 2017 में के समय जो यूक्रेन में यूकोनोविच, जो कि एक ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, सर्टिफाइड बाय मोस्ट इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, ठीक है ना, सर्टिफाइड कहिए, लेजिटिमाइज कहिए, उसको इन लोगों ने, इन्हीं ताकतों ने इसको खदेड़ के उसको राष्ट्रपति भवन से बाहर कर दिया था। तो ये जेलेंस्की जो है, ये
उसी के बाद से मतलब वो एक प्रेसिडेंट और आया, फिर ये आया, तो ये वही परंपरा यहाँ पे चली आ रही। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों में क्या कॉमन आपको देखने को मिला, केजरीवाल, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? विदेशी महिला की चुप्पी। और आप अन्ना एजिटेशन में चले जाइए, अन्ना एजिटेशन के समय में आप तो पत्रकारिता में रहे हैं, मुझे इस बात की हैरानी थी कि चलो एक चैनल दिखा रहा है, 2 चैनल दिखा रहा है, सारे चैनल दिन भर वो अरब स्प्रिंग का जमाना था सर। वो वहां से इजिप्ट, ये पूरे वेस्ट एशिया को होते हुए ये अरब स्प्रिंग हिंदुस्तान पहुंचा था, और उनका नुमाइंदा था यहाँ पे अरब स्प्रिंग का केजरीवाल, और ये आपका अन्ना हजारे। माफ कीजिएगा, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन। आप पूरी फुटेज ले लीजिए, वो माहौल क्या था, राजनीतिक माहौल ये था उस समय, या देश का राजनीतिक या सामाजिक माहौल ये था कि एक के बाद एक स्कैम हो रहे थे। कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, वो स्पेक्ट्रम स्कैम, क्या जो मतलब सब मेगा स्कैम्स। उस समय इनको बिठाया गया, और ये चुपके से जो है विदेशी महिला जो है ये बाहर चली गई 1 महीना पहले। फिर इनको क्या था कि कोई इस वाले आंदोलन को कोई इसका एंटीडोट न बन जाए, तो इसने तो पहले बाबा रामदेव का प्लेटफॉर्म यूज किया था यहाँ तक पहुंचने के लिए। बाबा रामदेव पर उस दिन जानलेवा हमला हुआ, आपको ये मालूम है? उस दिन पूरे ये थी कि इसको निपटा दो। और आपको मालूम है कि अगर एसीपी नहीं होते, एक एसीपी, नाम नहीं लूंगा उनका, तो बाबा रामदेव को इन लोगों ने गोइंग टू मतलब वो पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अरब स्प्रिंग यहाँ पहुंचा। क्यों मैं कहता हूँ अरब स्प्रिंग यहाँ पहुंचा? क्योंकि बजावता एक महिला आई थी यहाँ पे, जिसने इजिप्ट वगैरह में अरब स्प्रिंग करवाया था, उसका नाम था श्रीमत ली। ठीक है, आप अगर ढूंढेंगे तो उसकी फोटो मिल जाएगी। श्रीमत ली ने नाम इनको उसको बुला के तमाम ट्रेनिंग दी गई। और उसके पहले आप ये भी देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल अमेरिका में भी बहुत जगह गया था, और उन्हीं ताकतों ने जो उसमें हिलरी क्लिंटन, ये सब, ये लोग बहुत हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा, ये सब इसमें सक्रिय थे, ये अरब स्प्रिंग। अब हुआ क्या कि इन्होंने ये सोचा कि विदेशी महिला को ये चीज एहसास हो चुका था कि वो अब इलेक्टोरल रूप से सत्ता नहीं पा उनको सकती है। सत्ता नहीं मिल सकती। तो उन्होंने ये रूट चुना। रूट बहुत पहले से चुनती आ रही थी। हिंदू टेरर करवाया, उससे भी नहीं बात बनी। फिर उसके बाद कई तरह मोदी साहब को इन्होंने मरवाने की कोशिश की, वो इशरत जहां वाला मामला था। उसके बाद पटना में इनको रास्ते से हटाने की कोशिश की गई मोदी साहब को। और उस दिन तो मैं प्रेजेंट था। उस दिन मैं पटना गांधी मैदान में मैं था, इसलिए मैं इस पर कभी और चर्चा होगी, लेकिन इतना मैं आपके दर्शकों को कह दूं कि उस दिन हुआ क्या कि मैं गांधी मैदान में था, तो अपने टेलीविजन सेट पे मैं देख रहा था अपने घर से। मेरा घर वहां से ज्यादा दूर नहीं है गांधी मैदान। तो मैंने कहा ये छोटे नेता बोलते रहते हैं, फिर ये जब इनका भाषण हो जाएगा तो मोदी साहब आएंगे तो मैं फिर जाऊंगा, पता तो चल जाता है कि एयरपोर्ट से चल दिए हैं। तो जब वो समय आया तब तक वो टीवी पे भी मैंने देखा कि वो बम जो है वो फूट रहे थे ही। और एक रात पहले मैं 9 बजे रात को मैं यूं ही गांधी मैदान गया था, थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, मोदी साहब आ रहे थे पहली बार। और मैंने अपनी गाड़ी लगाई पटना सेंट जेवियर्स के सामने, और फिर मैं ऐसे ही वहाँ घूम रहा था। मैं पैजामा कुर्ते में था, मुझे किसी ने रोका नहीं। डायस तक भी मैं गया, मेरे को किसी ने नहीं रोका। कुछ नेता मिले, उन्होंने शायद मेरी वेशभूषा देख के सोचा कि ये भी उसी उसका है।
तो उन्होंने नमस्कार किया, मैं भी नमस्कार किया। तो फिर मैं वहां गया, तो मैं जब ये हुआ तो जब ये हुआ कि भाई वहां पे बम फट रहे हैं, तो और मुझे वो मैं थोड़ा गुस्सा आया, तो कुछ और भी मुझे ये हुआ कि भाई ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि अब तो चलना ही चाहिए। तो मैं गया, तो मैं देखा कि वो एसपी के उस पे खून वून लगा हुआ था जहां से वो किया। फिर मोदी साहब आए, बड़े धैर्य के साथ ये किया। जब खत्म हुई तो मैं निकलने लगा तो ऐसा लग रहा था कि स्टैम्पीड हो जाएगा निकलते समय। तो मैं वहीं पे, आपने देखा होगा कि वो ट्विन टावर है, वो बना हुआ। तो ट्विन टावर के नीचे मैं खड़ा था कि भाई भीड़ थोड़ी हट जाए। तो एक वहां पे ये बात मैंने कुछ मंत्रियों को बोली थी, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो मैं खड़ा था, तो ऐसे ही एक आदमी था, मेरे साथ एक मेरा भाई था। तो बोले सर आप लोग तो ऐसी बातचीत होने लगी, इंतजार कर रहे थे भीड़ के थोड़ा दिन होने की। कहते सर हम तो सुबह ही साहब को लेके आ गए थे बक्सर से, यहाँ 7 ही बजे पहुंच गए थे। तो बोला कि वो देखो सर, वो ठेले वाला है ना, वो जो वो पराठे वराठे जो बेचता है, कहता है वो, उसने पॉइंट आउट कर दी कि मैं आया 7 बजे, मैं नाश्ता करने लगा तो मुझे कहता है आप लोग कहाँ आए रैली में। तो कहते हैं यहाँ तो चारों तरफ बम फिट। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। और उसके साथ एक व्यक्ति था, जो भी था उस वो, उसने उसको थोड़ा सा शटअप कॉल दिया कि भाई क्या बकवास कर रहा है। तो वो भी कह रहा है कि जो हुआ मैं बोल रहा हूँ। तो सर जिस समय पिछले रात को मैं वहां पे आया था, तो उसी दिन उसी समय बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसी समय वहां पे बम लगाए जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि कोई भी एक ऐसा एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टेरियल एक कैंडिडेट आया हो, एक बड़ा नॉर्मल ड्रिल होता है कि उस एरिया को आप 24 घंटे पहले सैनिटाइज कर देते हैं। वो सब कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। तो वो एक साजिश थी, इनको होने की। अब ये सब तमाम चीजें जब हो गई, तो फिर इनको बीच में केजरीवाल को वाराणसी भेज के उसको चुनावी हथकंडा भी अपनाया गया कि शायद इस रास्ते से वो उनको रोक लिया जाए, वो भी फेल हो गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि एट द सेंटर ऑफ ऑल दिस इज अरविंद केजरीवाल। ठीक है। अब होता क्या है कि अरविंद केजरीवाल का जब सारा कुछ फेल कर गया, तब इन्होंने कहा कि 2 वेक्टर लेके चलो, और वो वेक्टर था जवान और किसान। ठीक है। अब जवान के वेक्टर को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करने के लिए, पुरजोर तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए, इन्होंने देखो इस आदमी ने कितना गंदा खूनी खेल खेला। रामलीला मैदान में एक इसकी सभा हो रही थी, ये फार्मर्स का मुद्दा उठाए हुए था। इसमें उन्होंने एक फार्मर, आपको याद होगा 2015 की बात कर रहा हूँ सर मैं, एक फार्मर था गजेंद्र सिंह सर, फार्मर थे, सेमी फार्मर आप कह लीजिए। वो गजेंद्र सिंह को इन्होंने तैयार किया कि तुम पगड़ी वगड़ी बांध के सब अच्छे से आ जाओ, तुमको ऊपर चले जाना, और थ्रेटन करना कि मैं फांसी लगा लूंगा, हम ऐन वक्त पे हम तुमको वहां से रेस्क्यू कर लेंगे। उन्होंने इसको लटका दिया, इसको लटका दिया सर। ये इतना मर्डरस मर्डरस विचारधारा का ये आदमी, लटका दिया। और मुझे शर्म आती है अपने देशवासियों पर। अरे कोई तो आपके पास कुछ तो इमोशन होगा, कुछ तो सेंसिटिविटी होगा। उसको लटका दिया इन्होंने, और वो लटका हुआ था, और ये आदमी अपना भाषण जारी रखा। फुटेज देख लीजिएगा। याद है। ठीक है सर।
तो मैंने वेक्टर कहा जवान और किसान। तो किसान के लिए इसने उसी के 2-3 कुछ दिन के बाद एक रामकृष्ण ग्रेवाल, एक हरियाणा में एक टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान था। उसको इन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, तू जहर खा ले, और हम कहेंगे तो मरने की हालत में है, और क्यों इसने सुसाइड कर रहा है ये, क्योंकि ओआरओपी। उसको जो भी थे उसने जहर खाया, और उसको भी इन लोगों ने मरने दी। ही डाइट। ठीक है। तो ये जवान और ये करके इसने वो किया। फिर होता क्या है यहाँ पर कि आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें तो पंजाब में इलेक्शंस होते हैं 2017 में। पंजाब के इलेक्शन में कम से कम 35,000 एनआरआई अमृतसर से हवाई अड्डे पर उतरते हैं, चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से सर। उसमें से कई चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से आए। और कहाँ से पैसा आया था, कौन उनको ये किया था। तो उस समय हुआ क्या कि केवल एनआरआई ही नहीं, भारी मात्रा में आईएसआई से इसको 1400 करोड़ रुपया इसको मिला था इलेक्शंस के लिए, पंजाब इलेक्शंस के लिए 17 में। 2017। ठीक है। तो होता क्या है कि ये तमाम पैसा खर्च करने के बाद भी पूरा खालिस्तान कार्ड, आईएसआई के कहने पर इसने पूरा खालिस्तान कार्ड खेला। और इसकी भनक, मतलब इसकी ये पूरी साजिश जो थी, और जो कुछ भी उस समय माहौल बन गया था, तो वो माहौल जो आपके आरएसएस वालों ने उसको समझ लिया था। तो वो अमरिंदर सिंह के पास लोग गए, आरएसएस और बीजेपी वाले, और कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमको देश बचाना ज्यादा जरूरी है बल्कि सत्ता से, तो हम आपको पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर कर रहे हैं अमरिंदर सिंह को। तो रातों रात ये वोट ट्रांसफर हुई, और इस तरह के से अमरिंदर सिंह वो जीत गए। और ये नालायक कम से कम उस समय रुक गया आने से। 2017 की बात कर रहा हूं। जब ये नहीं होता है, जब इसमें असफल हो जाते हैं ये, तो और वहीं से खालिस्तानी इसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर शाहीन बाग होता है सर। शाहीन बाग में वो केवल बुर्का वाली महिलाएं भी नहीं थी, वहां पर अर्बन नक्सल्स भी थे, खालिस्तानी भी थे। पीएफआई को इसने दिल्ली में उनको यहाँ पर ऑफिस बनाने का वो सब पूरा अरेंजमेंट किया। केरला से पीएफआई होते होते दिल्ली तक चलिए, ऑल फैसिलिटेटेड बाय अरविंद केजरीवाल। अर्बन नक्सली थे, शर्जील इमाम जैसे लोग थे जिन्होंने भारत के वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हलाल की बात की थी, उसमें खालिस्तानी थे। इनफैक्ट जो पूरा लंगर जो उनको खाना वाना जो दिया जा रहा था, वो ये खालिस्तानी ही देर उसका अरेंज कर रहे थे। तो उसके बाद से क्या होता है कि आपको मालूम है कि उसके बाद तो राइट्स हो गए। अब है क्या कि कभी कभी जस्ट ब्रीफ ऐसा, ये जो जितनी बुर्के में महिलाएं थी, मुझे कभी कभी मनीष जी ये मैं सोचता हूँ कि आखिर इनके बच्चे क्या निकलेंगे, जहां पे भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। अब सरकार को उस समय पता नहीं क्या साजिश थी, कुछ इंटेलिजेंस इनपुट थी, सरकार ने उस पे कुछ बातचीत की, करने की, पहलने की, किसी तरीके से वो फिजल आउट किया, लेकिन नॉट बिफोर। जो उन्होंने जो जो टेम्पो बना दिया था, तो उसको दिल्ली राइट्स होना ही। दिल्ली राइट हुआ,
अब दिल्ली राइट में फिर एक कॉमन फैक्टर क्या है? केजरीवाल। क्या इसके लोग शामिल थे दिल्ली राइट में कि नहीं? बिल्कुल। तो अगेन केजरीवाल। ठीक है, अब जब ये फेल होता है तो लाल किले पर फिर से असॉल्ट की तैयारी होती है और ट्रैक्टर्स को टैंक में बदला जाता है और जो मैंने कहा किस तरीके से राष्ट्रीय झंडे को अपमानित किया गया, ऐसा माहौल बनाया गया कि किसी तरह ही गोली चल जाए। लेकिन खैर वो हुआ नहीं और बड़ी सूझबूझ के, शायद हमको भी उस समय हर आदमी क्षुब्ध था कि सरकार आखिर इतनी लीनियंट क्यों है इन लोगों के साथ। और ये सब चीजों के बीच में जब मैं सारे माहौल, इस पीरियड के माहौल की मैं बात करवा रहा हूं, तो किसी भी देश में जब पॉलिटिक्स को इस तरीके से बाहरी ताकतें लिवरेज करती हैं, तो जुडिशरी को तो लिवरेज करना बहुत आसान है। सबसे मैं एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस होने के नाते मैं आपको कह रहा हूं, इट इज सो इजी टू सबवर्ट द जुडिशरी बाय आउटसाइड एजेंसी। कैसे? इन सब के बच्चे जो होते हैं ना, मालूम है कि जज साहब का बेटा जज बनेगा, बिल्कुल। वो जाता है, वो सोशियोलॉजी का कोई सब लॉ का कोई सब्जेक्ट चुन लेगा, बहुत सारे हैं इसमें, तो वो जाएगा हार्वर्ड में। हार्वर्ड में वहीं पर सबवर्जन शुरू हो जाती है। जैसे हमारे एक जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, आपको मालूम है वो गए थे, वो भी खानदानी है थे, तो पूरे वोक बन के आए वो यहाँ पे। ठीक। तो मनीष जी, ये क्या है कि ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, जो कहते हैं ना कि राज तुम्हारा सिस्टम हमारी, वो व्हाट इज ये सिस्टम हमारी, क्या किस सिस्टम की ये बात करते हैं, मैं बताता हूँ। ये सिस्टम क्या है कि अंग्रेज गए वहां पर, इन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया और वो सिस्टम चलता रहा। और इस सिस्टम में लेफ्टिस्ट का बहुत बड़ा वो था, जो कि कंसोलिडेशन, मतलब हिंदू कंसोलिडेशन से सब डरते थे। मोहनदास करमचंद गांधी भी डरते थे हिंदू कंसोलिडेशन से, नेहरू भी डरते थे, सब कुछ ये सब था। और ये सारा जो लेफ्टिस्ट ये था, ये लेफ्टिस्ट डोंट ऑलवेज लिंक देम विद सोवियत यूनियन एंड चाइना, नो सर। ये जितना लेफ्ट का पॉलिटिक्स जो भारत में आया है ना, वो ब्रिटेन से आया है। ये सब नालायक वहीं से सीख के आए ये वाला। और आज भी यूरोप में आपको मालूम है कि ये क्या है। तो ये जो लेफ्ट के पॉलिटिक्स वाले जो है, तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि भारत में जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स है उसका चाइना और रसिया से लेना देना नहीं है, ब्रिटिश प्रभावित है और इसीलिए अलग ढंग का एक खेल है। बहुत कम। ये क्योंकि सारा का सारा ब्रिटेन से आया। और हमारे जितने आप देख लेना, चाहे वो एम.एन. रॉय हो, कोई हो, जो अपने भी देश आया की वहां, संस्कृति के खिलाफ ना रसिया का वामपंथ दिखता है ना चाइना का, सिर्फ भारतीय बिल्कुल वामपंथी अपनी संस्कृति और अपने देश के खिलाफ दिखता है। बिल्कुल 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 सर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इकोसिस्टम, तो ये इकोसिस्टम का आज जो वो उसका सबसे बड़ा अगर कोई प्रमाण है तो वो जुडिशरी। और इसीलिए क्योंकि मोदी जी को पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा था, उससे मतलब उनको वल्नरेबल बना दिया था इंटरनेशनल एरेना में। उस समय का जो वर्ल्ड का जो जियो पॉलिटिक्स था, उसमें इनको बिल्कुल वल्नरेबल बनाने की कोशिश की गई। और उसी समय जो है ये जो आपका जो कोलिजियम सिस्टम है, जेएसी बना, तो इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया सर। मैं बता देता हूं, अगर उस समय यूपीए रेजिम होती और एनजीएसी लागू करता, किसी माइलॉर्ड का हिम्मत नहीं होता, उनको जूते मार के इनको एनजीएसी एक्सेप्ट करना होता।
टेक इट फ्रॉम मी। तो वो एक, ये सब कुछ एक अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट के तहत हो रहा था। और इसीलिए मैं आपको दर्शकों को ये बता रहा हूं कि कृपया समझिए कि बाहर की ताकतें हम पर कितना प्रभाव डालती हैं। और फिर आपने देखा कि वो रेड फोर्ट पे, फिर मैं आता हूँ वो रिपब्लिक डे, किस तरह से ट्रैक्टर्स को ये किया गया, उसको टैंक्स में, कहाँ से इतना पैसा है सर? ये ना, ये फर्जी किसान, ये क्या है ये? सर मैं भी किसानी करता हूँ, ठीक है ना, और अच्छा खासा 300-400 मन धान देता हूँ, मतलब मार्केट में, ठीक है ना, सरसों भी देता हूँ, चना भी देता हूँ, ठीक है। जी जी जी, पता और है। ना हाँ ये ट्रैक्टर का जो गेम खेलते हैं ना ये लोग, आई हैव नेवर हर्ड, मैं अंडरस्टूड द इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रैक्टर यार। सर अगर आपके पास, अगर, और जितने ये बैठे हुए हैं ना, ये कोई 30 एकड़ वाले नहीं थे, है ही नहीं पंजाब में, बहुत कम है सर 30 एकड़ वाले। ये कोई 2 एकड़ वाला, कोई 5 एकड़ वाला, कोई ये। आपके पास अगर 5 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़ जमीन है ना, तो ट्रैक्टर कोई इकोनॉमिक प्रोपोजिशन है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है ना। अगर आप उसको भाड़े पे बालू वालू ढोले की नहीं चलाते हैं तो सिर्फ खेती के लिए 10 एकड़ जमीन में ट्रैक्टर इज नो, मतलब नो इकोनॉमिक प्रोपोजिशन। मैं तो ये ट्रैक्टर और किसानी का जो ये जो अपना दावा ठोकते हैं ना, बिल्कुल फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड। एनीवे, तो उसके बाद से क्या होता है कि ये वहां पर ये नाकाम हुए हैं। यही नहीं हुआ सर, वहां पे सिंगू बॉर्डर पर लखविंदर सिंह, एक जिसको दलित सिख कहें सर, उसको बांध के निहंग्स ने उनको कुट्टी कुट्टी काट दिया, फिर भी हमारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये किसान आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखिए ये उसी समय मैं बोला ना कि ग्रेवाल और वो गजेंद्र सिंह, फार्मर वेक्टर, जवान वेक्टर, इसमें क्या किसान वेक्टर, किसान आंदोलन वेक्टर, और हमारे एक सरदार जी जो कि ओआरओपी में थे, आगे आगे थे, आजकल पता नहीं वो दिखते नहीं है, ठीक है ना। तो सरदार जी ने सारे हम लोग जैसे वेटरन्स को उन्होंने मैसेज भेजा कि हमको भी किसान आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए। और सरदार जी कभी आम आदमी पार्टी का टिकट भी चाहते थे, ठीक है ना। और जैसे शाहीन बाग में वो पूरा का पूरा जो खाना पीना होता था वो लंगर से आता था, उसी तरीके से ओआरओपी में भी वो गुरुद्वारे के लंगर से खाना आता था। तो सरदार जी को हमने माँ बहन की गाली दी, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसे देशद्रोही के लिए मेरे को कोई इज्जत का सवाल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद से ये जो है अपने वेटरन्स वहां पे नहीं गए सर। उसके बाद होता क्या है कि जब ये किसान आंदोलन 26 जनवरी वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ सर, तो इन्होंने फिर ये आपको पीएम की जो कॉन्वॉय थी फिरोजपुर पे, ठीक है सर। अब आपको मैं समझाऊंगा कि हाउ इज द जुडिशियरी लिंक्ड इन दिस। पीएम की कॉन्वॉय पहुंचती है और वो एक परफेक्ट एम्बुश साइट था। जो हमको एम्बुश के जो सिखलाई होती है, वो परफेक्ट एम्बुश साइट था। एक ब्रिज था, ब्रिज के से या तो आप आगे जा सकते हैं या पीछे आ सकते हैं, ठीक है। एंड दैट वाज विद इन द आर्टिलरी रेंज ऑफ पाकिस्तान। वो ऐसा चुना गया था, ठीक है। अब होता क्या है कि ये वहां से मोदी साहब ने अपने बड़े सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने डेंजर, खतरे को उन्होंने सूंघ लिया
वहां से वापस हो गए। अब वापस आते हैं तब क्या मतलब हुआ, वहां पर पूरी मर्डर का प्लान था एक तरह से बीएम का। पूरा पूरा पूरा। एंड अगर अगर थोड़ा और आगे चले जाते और 5 मिनट और विलंब कर देते तो मोदी साहब वुड हैव बीन आप कह रहे हैं वो। कि गांधी मैदान से लेकर के जी और जी जी ये जी। यहाँ पंजाब वाला जो पूरा ये फ्लाईओवर पर पूरा मामला था, पूरा किसान आंदोलन और ये सब टारगेट पीएम मोदी की हत्या थी। सर मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। और क्या था कि उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद जब आता है कोई भी ऐसी घटना घटती है तो देश की सरकार उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएगी ना सर। बिल्कुल। तो सरकार ने कहा कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपके मिलॉर्ड्स उन्होंने सुओ मोटो इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। और उन्होंने कोई 3 आदमी का वो बनाया टीम और उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और एक एसएसपी के ऊपर सब कुछ पूरा वो ब्लेम डाल के, ठीक है, वो भी एसएसपी को क्या हुआ, वो कार्यरत है, वो कुछ भी नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। अब आप बताइए मनीष जी कि आज अगर कोई इसी तरह का षड्यंत्र, अभी एक टीम गई है ना माननीय मिलॉर्ड्स की मणिपुर, और मान लीजिए कोई ऐसी ही घटना मतलब इस तरह का उनके खिलाफ प्रयास किया जाए उनके फिजिकल सेफ्टी को लेके, तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करे, सरकार करेगी। क्या टूल्स है जुडिशरी के पास, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो पता नहीं बिल्कुल आपके बिल्कुल दर्शक इस बात को समझ जाए। ठीक मतलब है आज भी वो फिरोजपुर वाला मामला गोल गोल करके कहां डाल दिया पता नहीं। इतना सेंसिटिव मामला, देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश सरकार से ना जी जी कराकर एक तरह से जुडिशरी ने जानबूझ करके अपने कब्जे में लेकर के अपराधियों को बचाने का खेल किया, फार्मर जी प्रोटेस्ट जी से सर, जुड़े हुए अपराधियों। जी सर। और ये फार्मर प्रोटेस्ट में सर आप देखेंगे कि जब हम कहते हैं जवान किसान खालिस्तानी माओवादी अर्बन नक्सल की जिसकी बात करते हैं मोदी साहब बार बार, ये संयुक्त किसान मोर्चा क्या है सर, जो कि ये लीड कर रहा था पूरा एजुटेशन, ये पूरा नक्सली है, आपको मालूम है? ये पूरा नक्सली ऑर्गेनाइजेशन है। और इन लोगों ने, ये क्या सोचते हैं ये लोग, ये फार्मर है, इन्होंने तो एक फतवा इशू किया था ये 2002 में, ये 22 में, कि कोई बीजेपी को वोट नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, इन्होंने इनका एक जो लीडर था ये पूरे ये फार्मर सो कॉल्ड किसान आंदोलन में, उसका एक का नाम था दर्शन पाल, जो कि एकदम पिविटल कैरेक्टर था। दर्शन पाल को माओवादी ने टाइटल, उनको कॉमरेड जोसेफ बुलाते हैं। ठीक है सर। तो दर्शन पाल को उन्होंने 11 जनवरी 2024 को उन्होंने अनाउंस किया कि इनको एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए इनको एक्सपेंड किया जाता है। तो जो लीडर था किसान आंदोलन का, वो एक आउटलॉड आउटफिट यानी कि सीपीआई माओइस्ट का वो लीडर था। उसके साथ एक और था जिसका नाम था कॉमरेड सजीत सजीत एलियास अर्जुन प्रसाद सिंह, उसको भी निकाला। ठीक है ना। अब होता क्या है सर कि इंटरेस्टिंगली जब ये पूरा फिरोजपुर वाला असैसिनेशन अटेम्प्ट पे जब सुनवाई हो रही है तो यह कोर्ट में, तो उस दिन सर एज पर दी खालिस्तान मॉनिटर एक पोर्टल है, सभी जजेस और
मतलब लॉयर्स को धमकी दी आई कि अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो देख लो क्या होगा। उसी तरह की धमकी जब वो आपका यकूब मेनन के टाइम में हुआ था। तो आप ये पूरा कनेक्शन आप देख रहे हैं ना क्या था। अब सर ये लोग बैठे रहे, क्यों बैठे रहे? सिंबू बॉर्डर में ये क्यों बैठे रहे आखिर? इसका कारण था कि इतनी मशक्कत के साथ हमने एक फर्म बेस, ठीक है ना, जी जी इतनी 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 मशक्कत के बाद हमने हम इतनी मशक्कत के बाद हमने एक फर्म बेस बनाया है और उसको एक लॉजिस्टिक्स हब बनाया है, उसको हम हाथ से कैसे जाने दें? फिर आप बिल्डअप करेंगे तो बिल्डअप में तो टाइम लगता है ना सर। तो इसलिए वहां पे वो कायम रहे। और होता क्या है उसके बाद कि उनको पूरा विश्वास था कि राहुल गांधी पार्टी ये फिर पावर में आएंगे, हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। फिर इनकी बड़ी उम्मीदें मनीष जी थी हरियाणा इलेक्शन पे। हरियाणा इलेक्शंस में आते आते जवान किसान में खालिस्तान में एक पहलवान भी जुट गया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये हरियाणा इलेक्शन हार गए। हरियाणा इलेक्शन अगर जीत जाते तो फिर पंजाब से लेके दिल्ली तक इनको रोकने वाला कौन था? कोई था नहीं, कोई नहीं था। एक बार बीच में इन्होंने और कोशिश की, बड़ा पैसा खर्चा हुआ। आप लोगों ने तो वो देखा होगा, वो विजुअल्स थे कि एक कैसे हैगल कर रहा है कि मेरे से तूने बोला था इतने 40,000 दूंगा, इतने ही दे रहा है। इतना पैसा, ट्रैक्टर को मॉडिफाई करना, उसको वो जेसीबी को मॉडिफाई करना, वो मतलब कितना पैसा खर्च हुआ था उसमें। लेकिन और उस उसका बार शहरी नक्सल जो पत्रकार है उसका महिमा मंडन कर रहे थे कि भाई वो जो है वो किस तरह का ट्रैक्टर, जो तो खतरनाक ट्रैक्टर का महिमा मंडन हो रहा था। हुआ क्या कि तब तक हमारी जो व्यवस्था थी वो जाग चुकी थी और खट्टर साहब ने इनके पिछवाड़े में इतनी मतलब सुताई की कि फिर ये सारी अपना वो वहां से भूल गए। तो फिर भी बैठे रहे कि हरियाणा का इलेक्शन शायद ये होगा, तो लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये एक उनका हरियाणा इलेक्शन उनका सबसे बड़ा सेटबैक था। सेटबैक था। ठीक है। तो उसके बाद से क्या होता है सर कि फिर मैं उसी में आ रहा हूं कि ये पतली गली से क्यों निकल गए। इसमें सबसे बड़ा ये था कि ट्रंप ने जो वो वाली डीप स्टेट थी उसको बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। अब इनका तब माई तक बाप नहीं था। अमेरिका में आ गई सरकार ट्रंप की। हाँ, तो जो पैसे आ रहा था इनको यूएस एड वगैरह से के जरिए, जॉर्ज सोरोस के जरिए, वो पैसा बंद हो गया इनको आना। और जो आईएसआई से मदद हो रहा था तो वो भी आजकल तो आपको तो मालूम है पाकिस्तान बिल्कुल टूटने के कगार पे। इनफैक्ट लोग तो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान तो ऑलरेडी एक समझ लीजिए कि अभी तो अलग ही मान लीजिए उसको। तो वो हो गया। उससे बड़ा क्या हुआ कि जो ये माओवादी थे वो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अब आज भी मुझे दूरदर्शन पे बुलाया, आज भी 4-5 वहां पे 4-5 को मारा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो वो भी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। और उसके बाद से क्या हुआ है कि बाइडन के समय में सब सब थ्राइव कर रहे हैं। जितने एंटी ट्रूडो थ्राइव कर रहा था, खालिस्तानी थ्राइव कर रहे थे, जिहादी थ्राइव कर रहे थे, ठीक है ना, माओइस्ट थ्राइव कर रहे थे, जॉर्ज सोरस थ्राइव कर रहा था। नेशनल पूरी आपकी नेशनल मीडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके उसमें उसमें था। तो अचानक क्या हुआ है कि जो पूरा इंटरनेशनल इकोसिस्टम जो है वो बदल चुका है, बदल गया।
ट्रम्प के आने पे। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण मतलब अब उनके पास पैसा वैसा है नहीं इतना, ठीक है। यूरोप खुद और बाकी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। दुनिया का फोकस अब शिफ्ट कर रहा है ये आर्टिक रीजन पे। आपको मालूम है ना कि आर्टिक का जो बर्फ है वो मेल्ट कर रहा है। तो मान लीजिए आप जैसे छोटे में बता दूं आपको कि अगर आप चाइना से वेस्ट कोस्ट आप जाना चाहते हैं अमेरिका, इट विल टेक यू सेवरल डेज, ठीक है ना। मान लीजिए अगर आप वो आर्टिक से आप जाते हैं तो सीधे चाइना से आप रशिया में घुसे व्लादिवोस्टोक और वो वाला रूट लेके आप ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में विद इन हाफ द टाइम यू कैन रीच देयर। वो ग्लोब में समझ में आया, क्योंकि होता क्या है कि ये ग्लोब जो है वो तो एक बॉल की तरह है। तो जो सरकमफरेंस होता है बीच वाला बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा होता है। फिर जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड बढ़ता जाता है तो वो घटता जाता है। तो अब क्या है कि रशिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्लेयर है आर्टिक में। चाइना भी आर्टिक को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है ना। और अमेरिकन को इससे बड़ा खतरा है, इसीलिए ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए वो किया है। तो अभी वो फोकस उधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले का तो ये पूरा जो सिस्टम जो है वो इकोसिस्टम बदल गया है। ये खालिस्तान, माओइज्म, ये सब कोल्ड वॉर के पीरियड में ये हो गया था, ठीक है ना। और इसमें सब ISI, CIA सब इसमें ये थे। इंडो पैसिफिक में हमारा इम्पोर्टेंस होने के बावजूद हमारे खिलाफ ये वेक्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे अभी तक, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन तो चाहते थे क्वाड्स में, इंडो पैसिफिक में, लेकिन उनको मोदी साहब से, स्ट्रॉन्ग इंडिया से, एक स्टेबल इंडिया से उनको बहुत ये था, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ ये सब बदल गया है। और आपको तो मालूम है कि सबसे बड़ी चीज जो खालिस्तानियों की हुई है, जब से ट्रम्प आए तो वो कनाडा वाला इक्वेशन खत्म हो गया। मतलब खत्म नहीं हुआ है, मतलब वो उतना सपोर्ट सिस्टम में बहुत कमी आ गई है। यहाँ तक कि आप सोचिए, सरकार वहां भी तो बदल गई, जस्टिस ट्रूडो की जी सरकार जी, चली और गई। यहाँ उस समय याद कीजिए जो एक कैनेडियन MP रमनदीप सिंह बरार, वो यहाँ बैठा हुआ था इनके बीच में। और जो वहां का धालीवाल जो था, जगमीत सिंह धालीवाल, जो कि ट्रूडो का मेन सपोर्टर जो था, बहुत बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट था उसका पॉलिटिकल, वो भी किसान आंदोलन का बहुत बड़ा सपोर्टर। तो कुल मिला के ये सारा ये सब जो है, जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम पूरा बदल गया है। इनके पास पैसा नहीं था, ठीक है ना। पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है कि इनको सस्टेन कर सके, ठीक है। जो दिल्ली का पैसा था वो नहीं है, वो जो अरविंद केजरीवाल जो इनको पैसे देता था, ठीक है ना, हमारे और आपके पैसे, वो अब इनके पास नहीं है। और इसमें क्या है कि कैग ये की रिपोर्ट में जितने लगातार देखिए सामने आया कि करोड़ों करोड़ रुपए अभी DTC वाले मामले में लूटा इसने। ये सब पैसे बेसिकली किसान आंदोलन के नाम पे खर्च किए जा रहे थे। जो दिल्ली का चाहे शराब माफियागिरी का धंधा हो, चाहे वो मेडिकल घोटाला हो, अभी तो देखिए DTC घोटाला है, ना जाने कितने घोटाले आएंगे। ये सब जो केजरी लूट रहा था इन्हीं किसान आंदोलन को जीवित रखने के लिए। जी सर, जी सर। तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि अब इसका रेमिफिकेशन आप देखेंगे। किसान आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ, इसी किसान आंदोलन से एक लीडर निकला, दीप सिंह सिद्धू। दीप सिंह सिद्धू मारा गया, उसका जो वारिस था अमृतपाल सिंह, ठीक है ना। अमृतपाल सिंह ने वारिस पंजाब दे मूवमेंट चलाया, ठीक है ना। अमृतपाल सिंह के सपोर्ट में ये सारे मतलब जितने एंटी नेशनल थे सभी थे। तो देखिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने नारकोटिक्स का फसल में खाद डाला, खालिस्तानी के फसल में खाद डाला, उसके बाद आपके कन्वर्जन्स के उसमें खाद डाला। और केजरीवाल का चर्च कनेक्शन आप शायद लोग उस पर ध्यान नहीं देते, ये तेरेसा के साथ काम कर चुका है। दूसरा कि आपने देखा होगा कि पहली बार जब ये चुनाव लड़ा था तो बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से इसने चर्चेस पे हमले करवाए थे।
ठीक है, ये सब इसका किया हुआ था। तो उसका ये भी कनेक्शन है। तो अब क्या है, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, पंजाब का नैतिक और मतलब एक नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से एक खंडहर हो चुका है, और इस खंडहर के पत्थर जो है वो पाकिस्तान चुन रहा था, उसके ये चर्च चुन रहा था, ये जो जिहादी जो खालिद मिशनरीज थे वो चुन रहे थे, ठीक है। और ये कंगना रनावत ने, मेरी अब याद आती है कि देखिए कितना बड़ा का है। आपने क्या सोचते हैं कि वो अभी ये पतली गली से निकल गए इस तरीके से, तो कंगना रनावत ने क्या गलत बोला था? क्या गलत बोला? और आखिरी में मैं इतना ही मतलब कह सकता हूं कि लोगों के मन में सवाल होगा कि अभी केजरीवाल क्या करेगा। सर, केजरीवाल पंजाब से ऑपरेट करेगा और पूरा सिस्टम को वहां से हुडविंक करने की कोशिश करेगा। अपने को बचाने के लिए किसी तरह से किसी भी हद तक ये जा सकता है। अगर पंजाब को के तंत्र को, अगर भारत के तंत्र के खिलाफ अगर पिट भी करना हो तो उससे भी वो आदमी बाज नहीं जाएगा, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता है कि जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि वो इतनी जल्दी वो जो इसके खिलाफ जितने भी मामले हैं, मुकदमे हैं, वो तो इतने जल्दी वो सरेंडर करेगा। अगर उसको भागना भी होगा तो वहीं से भागेगा ही। मैं आपको इतना बता देता हूँ, पंजाब से भागेगा, पंजाब से भागेगा अगर बाहर भागना हुआ तो। इसीलिए पंजाब कोटे से राज्यसभा अपनी बीवी को या खुद, दोनों में से ज्यादातर चांस तो अब मुझे तो यही लग रहा है कि पत्नी को राज्यसभा भेजेगा। अभी संदेह की स्थिति बनी हुई है ताकि वो पंजाब कोटे से रहे, पंजाब से जुड़ा रहे। और इसीलिए देखिए, विपश्यना के नाम पर ये कंटिन्यूअसली पंजाब में था और एक दिन के लिए आया, पता चला कि फिर ये पंजाब भाग लिया है। तो आपका इशारा ये है कि इसका मतलब भले सरकार को इतनी आसानी से नहीं लेने की जरूरत है कि केजरीवाल ने किसान आंदोलन वहां खत्म हो गया, केजरीवाल हार के बाद हताशा में शांत है, अब ये खतरनाक प्लान कर रहा है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स का एक चीज रह गई सर, कि इतनी आसानी से पंजाब में सब कुछ बंद हो गया, तो आप कह रहे हैं कि चूंकि इसी का चलाया हुआ था इसीलिए बंद हुआ, जिसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पाए, नटसेल में भी कहें तो, इसीलिए उन उग्रवादियों ने जो किसान भेष में थे उत्पात नहीं मचाया पंजाब में। इसकी बिल्कुल, पुलिस दिल्ली में इसके सपोर्ट के बिना ये नामुमकिन था। और दूसरा चीज तो मैंने कहा कि इनके जो पूरी जो ट्रंप जब से आया और डीप स्टेट जो डिसमेंटल हुआ, इनकी नानी मर गई, ठीक है ना। तो और ये ना समझे कि ये लोग वहां पे पंजाब में जाके तत्व जो वहां पे गए हैं वापस, ये वहां पे बहुत मतलब जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे, शानदार नागरिक बन जाएंगे। सब देशद्रोही है। वहां वहां पर ये हो सकता है कि ये खुराफात करवाए वो। चलिए, और फिर आपने ये जी बहुत महत्वपूर्ण बात रखी। मुझे लगता है कि सरकार की जो खुफिया एजेंसी है, जो सरकार की जो इनपुट सरकार को इसके बारे में होगा, और मेरा हमेशा मानना होता है सरकार बड़ी ताकतवर होती है, किसी को भी लगे कि वो उड़ रहे हैं तो इनके ऊपर नजर होगी, और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग सरकार ने बनाई। हम लोगों को कई बार लगता है कि भैया क्यों नहीं ठुकाई की गई, ये सो कॉल फर्जी किसान थे, योगी आदित्यनाथ के हाथ में दे देते। जब गाजीपुर बॉर्डर पर ये लोग थे तो यूपी पुलिस ने इनका बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर ली थी, टिकैत उस समय रोना भी शुरू कर दिया था। लेकिन सरकार ने एक स्ट्रेटजी ली क्योंकि उत्पात ज्यादा हो सकता था, और इसीलिए पंजाब में चूंकि इसी का बनाया हुआ खेल था, आसानी से इसने खेल खत्म कर लिया। सरकार के लिए इन सब तमाम पहलू पर जांच मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है। और आपने जो इशारा किया है कि पंजाब से भाग सकता है, तो ऐसा नहीं कि भैया चिड़िया चुग गई खेत, जब ये भाग जाए छोड़ करके। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस देश में कितने भी नेता हों, केजरीवाल से खतरनाक, केजरीवाल से धूर्त, केजरीवाल के लिए आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लें डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी में जो भी आपको लगे, इससे घटिया इंसान, इससे देश के खिलाफ कोई इससे ज्यादा खतरा हो नहीं सकता है। और ये मुझे लगता है कि मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स भी ये मानते हैं, सरकार इसकी गंभीरता को समझ रही होगी, जो आपका इशारा भी है, और इस पर अमल करेगी कि देश छोड़ करके भागने ना पाए, क्योंकि इससे भी बहुत कुछ इनपुट लेना है देश के खिलाफ। पिछले 10 साल 15 साल से जो देश के खिलाफ साजिश हुई है,
मेरा आपके व्यूअर्स से एक ही आग्रह है कि कृपया जब थ्रेट परसेप्शन की हम बात करते हैं ना, तो केवल ये मत करें कि चीन से लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा, ये पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो क्या होगा। वो लड़ाई के तरीके बदल चुके हैं बदल और चुके हैं। आज लड़ाई जो युद्ध जो है वो हर स्तर पे है। वो जुडिशरी के स्तर पे है, वो राजनीति के स्तर पे है, वो समाज के स्तर पे है, सभी। और एक जगह उन्होंने बोला भी है, डोभाल साहब ने, कि आजकल के समय में जो सिविल सोसाइटी का जो मतलब जो युद्ध है वो सिविल सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। तो हम जब थर्ड फ्रंट की बात करते हैं तो उसमें अगर कोई सबसे बड़ा ये खतरा था, वो था अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल। और चलिए, इसलिए सरकार भी इसकी गंभीरता को ले रही होगी। बहुत रोचक विश्लेषण आपने बहुत सलीके से एक पॉइंट परत दर परत उघाड़ा है। और ये मुझे लगता है कि पूरे लगभग 1 घंटा का ये शो कुछ हिस्से में सुन करके नहीं समझा जा सकता है। तो हम लोगों से आग्रह करेंगे इससे ज्यादा संख्या में साझा किया जाए। सिंह साहब ने बहुत बारीक और महत्वपूर्ण बात रखी है और ये बात सरकार और उसके सिस्टम तक जरूर जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।